सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक बार फिर यूपी भगवामय हो चुकी है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 सीटें हासिल की हैं और यूपी की सियासत में इतिहास रच डाला है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। 2 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। हालांकि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट में जो क्षेत्र है उस पर निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में करारा झटका लगा है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली। यहां बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी की जीत के आगे अब बाकी सभी सियासी पार्टी अस्तित्व विहीन नजर आ रही हैं। तो इसी विषय पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले देखते हैं खबर विस्तार में। एमएलसी चुनाव के बारे में आपको बता देते हैं। एमएलसी चुनाव में भी विधानसभा चुनाव जैसा ही परिणाम आया है। यहां बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह 1745 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने एसपी के राजेश यादव को हराया है। राजेश यादव को मिले केवल 527 वोट। तो वहीं जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू ने बाजी मारी है। इधर बहराइच में भी बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिली है। उन्होंने एसपी के अमर यादव को हराया है। देवरिया की बात करें तो यहां कुशीनगर सीट से बीजेपी के रतनपाल सिंह जीत गए हैं। उन्होंने एसपी के उम्मीदवार कफील खान को हरा दिया है। सहारनपुर से एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी वंदना वर्मा ने बाजी मार ली है, लेकिन आजमगढ़ से एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने 2814 मतों से बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव को हराया। फर्रुखाबाद के इटावा विधान परिषद सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्राशु दत्त द्विवेदी 3482 मतों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने एसपी प्रत्याशी हरीश यादव को हराया है। बलरामपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह जीत गए, जबकि मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने आरएलडी के सुनील रोहटा को हरा दिया है। रायबरेली की बात करें तो बीजेपी के दिनेश सिंह ने एसपी के वीरेंद्र शंकर सिंह को मात दे दी है। इधर पश्चिमी यूपी की बात करें तो मुरादाबाद प्रत्याशी सतपाल सैनी को एसपी के अजय मालिक को हराया है। उन्होंने साथ ही फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी बाजी मार चुके हैं। सुल्तानपुर अमेठी विधान परिषद के बीजेपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है, लेकिन प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह विजयी हो गए। इसके साथ ही 5वीं बार वो एमएलसी बने। 1106 मतों से विजयी रहे, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। तो जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके मायने क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। यूपी की तरफ बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अपने दर्शकों को बता दें, हरीश श्रीवास्तव, इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे सारा समय के संवाददाता संजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरीश जी, चूंकि आज आप ही का दिन है, एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 सीटें आपके खाते में, क्या कहेंगे इस बड़ी जीत पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व की नीतियों और कार्यक्रमों की जीत है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की जीत है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का और जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव की तरह एक बड़ा तोहफा दिया है। इस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो मजबूत विजय दिए है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से जन समस्याओं के लिए काम किया, जिस जन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, कानून के राज को कायम करने के लिए काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो मेट्रो रेल हो, एक्सप्रेस वेज हो, वो नहर परियोजनाओं का जो लंबे अरसे से लंबित पड़ी परियोजनाएं थी उनको पूर्ण करके किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना हो, वो औद्योगिक विकास की बात हो, वो एयरपोर्ट्स निर्माण की बात हो, वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, वो चीनी के शुगर मिल्स के विस्तारीकरण की बात हो, गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो या किसानों की एमएसपी के खरीद और उसका भुगतान हो, मजदूरों के प्रति उनको जिस तरह से इस कोरोना महामारी के संकट में सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी रही, किसानों के साथ खड़ी रही, उन सब का एक समन्वित परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने और स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विजय देने का काम किया है। मैं हृदय से
सभी जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन, इन सब की जो नीतियां और कार्यक्रम हैं, जिस तरह से उन्होंने संगठन ने जनता के बीच जा करके काम किया, बिल्कुल। और तस्वीरें भी अलग अलग हम क्षेत्रों से दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आज बीजेपी का दिन है और इसीलिए हरीश जी आपको बहुत बहुत बधाई भी। अब दिलीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, जो आज चुनाव के परिणाम आए हैं बिल्कुल विधानसभा चुनाव जैसे हैं, आखिरकार अभी तक सदन के अंदर यानी कि जो निचला सदन होता है उसमें पूर्ण बहुमत में बीजेपी थी, अब उच्च सदन में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में हो गई है। इन चुनावों के परिणामों को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या हैं इसके मायने? दिलीप जी आपको आवाज मिल रही है? दिलीप जी जानना चाहेंगे, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग रहा है ऑडियो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन हरीश जी आप जाहिर तौर पर 36 में से 33 सीटें जीती है, बड़ी ये जीत है आपकी, लेकिन बनारस में एक बहुत बड़ा झटका मिला है आपको। आखिरकार यहां क्या चूक रह गई? निर्दलीय जीत गए और आप तीसरे नंबर पर। है और वो जो हार हुई है उसका हमारा प्रदेश का नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद जो भी कमी खामी हमारी नजर आएगी उसको संगठन पे स्तर पे दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक एक वोट की अहमियत है वहीं एक एक सीट की अहमियत है। हम ये जो हमारी जो बनारस सीट की हार है इसको पूरी गंभीरता से हम लेते हैं और इस पे जो भी प्रदेश का नेतृत्व जो भी इसकी समीक्षा के बाद जो इसके कारण नजर आएंगे उन सबको दूर करने का प्रयास करेगा। हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया है, लेकिन कल का ट्वीट अगर आपने देखा हो हरीश जी, उसमें वो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि इसमें एक तरीके की धांधली है, मनमानी है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखिए विपक्ष का एक तरह से हम कह लें तो एक आम चलन बन गई है कि जब वो हारते हैं तो कहीं वो ईवीएम के पीछे छिपते हैं, कहीं चुनाव आयोग के पीछे छिपते हैं, कहीं वो स्थानीय प्रशासन को के ऊपर आरोप पड़ते हैं, सच का सामना नहीं करते। यही समाजवादी पार्टी है, जब 2012 से लेकर 2017 विधानसभा चुनाव तक सत्ता में थी, 2016 में स्थानीय निकाय से विधान परिषद के चुनाव हुए थे तो 36 सीटों में से 34 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो ये क्या अखिलेश यादव जी ये क्लेम करेंगे कि उन्होंने धांधली करके वो सीटें जीती थी? तो इस तरह की बात कहना मुझे लगता है लोकतंत्र का अपमान है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी अपमान है। तो विपक्षी दल के मित्रों को जो सच है, जो जनता जनार्दन का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने और देश के लोगों ने ये परिवारवाद की राजनीति, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। परिवारवाद का जो आपने मसला उठाया उसको मैं जरा विस्तार से आगे समझूंगी, क्योंकि दिलीप जी जुड़ गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिलीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है और ओपनिंग स्टेटमेंट में आपका जानना चाहूंगी, आज के चुनाव जो परिणाम आए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? मनोराज जी, पहले बात तो भाजपा के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनके कोई खास मायने नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एमएलसी का चुनाव अगर आप पीछे इतिहास उठा करके देखेंगे तो एमएलसी के चुनाव ज्यादातर उसी के पक्ष में रहते हैं जिसकी सत्ता रहती है, जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली पर कब्जा जमा रखा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ज्यादातर उसी की होती है और यही ट्रेंड पीछे कई सालों से चला आ रहा है, कई रिजीम से चला आ रहा है। लेकिन इस बार भाजपा का जो प्रचंड बहुमत विधानसभा के चुनाव में रहा, वही प्रचंड बहुमत एमएलसी के चुनाव में भी रहा। ये एक अच्छी बात है और सत्ता
उसके करीबी लोग सत्ता को ही वोट करेंगे। जिसका एमएलए ज्यादा होगा, जिसके नगर पंचायत के लोग ज्यादा होंगे, जिसके बीडीसी मेंबर ज्यादा होंगे, एमएलसी उसी के ज्यादा बनेंगे। बड़ी सीधी सी गणित है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती है। जनता चुनाव होता है तो एक बार को फाइट होती है। अगर चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव कर रहे हैं तो चुने हुए प्रतिनिधि जिस पार्टी के ज्यादा होंगे उसी पार्टी के प्रतिनिधि एमएलसी भी चुन के बने जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। लेकिन दो तीन बातें यहां पर सोचने वाली हैं। एक तो ये कि वाराणसी से जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 36 में से 33 सीटें निकल गई भाजपा की, ये अलग बात है। लेकिन वाराणसी से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया, वहां से भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। ये बहुत बड़ी बात है। आजमगढ़ यही बात मैं हरीश जी से जानना चाह रही थी। आखिरकार ऐसे क्या फैक्टर्स रहे, क्योंकि खुद ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है और विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके के परिणाम आए थे, बीजेपी को उम्मीद रही होगी। नहीं, ये तो भाजपा के प्रवक्ता अगर बैठे हों तो वो बताएंगे, क्योंकि वाराणसी में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट का क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है, योगी जी को जा रहा है। और जो एमएलसी कैंडिडेट होता है या जो एमएलसी होता है उसके पास इतना ज्यादा फंड नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा पाए। तो इतनी लेस अपॉर्चुनिटीज के बाद और 7 साल से संसदीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद 2022 में प्रचंड बहुमत जीत कराने के बाद भी एमएलसी के चुनाव में इनकी हार एक सवाल खड़ा करती है। बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आध सीटों का हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दूसरे हाउस में इस बार आपका पूर्ण बहुमत है, दोनों हाउस में आपका पूर्ण बहुमत है, आपकी सरकार 5 साल चलेगी, ये कैंडिडेट भी पूरे टर्म को पूरा करेंगे। आप जो बिल लाना चाहेंगे, जो एक्ट बनाना चाहेंगे विधानसभा में, वो आसानी से पास करा लेंगे। आपके लिए कोई अड़चन नहीं। डेंट नहीं दे दिया बनारस की सीट जो आपने खोई है, और ऐसी सीट खोई है कि बीजेपी सीधे सीधे तीसरे नंबर पर आ गई। 2014, 2017, 2019, 2022 सब आपके नाम, बावजूद उसके बनारस की सीट आप हार गए एमएलसी में। ये जो बनारस की हार है, संगठन ने उसको पूरी गंभीरता से लिया है और इस बात की स्टडी करेगा कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्या कारण थे कि हमारे जो प्रत्याशी है वहाँ के वो हार गए चुनाव, और जो भी उसके कारण समीक्षा के बाद आएंगे, नेतृत्व उस पर काम करेगा और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसका पूरा बंदोबस्त करेगा। दिलीप जी, बहुत ज्यादा यहाँ पर हरीश जी बोलने के पक्ष में अभी नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है उनके पास अभी चिंतन मंथन चूंकि होगा बीजेपी के अंदर, उसके बाद ही फैक्टर समझ में आएंगे। लेकिन चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमें बेहतर बता सकते हैं। अभी चुनाव के दौरान जब हमने कई शोज वहां बनारस में जाके किए थे, लोगों से भी मिले, जनता के बीच जाकर हमने बातचीत की, तो डेवलपमेंट को लेकर लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। बाहर से जो श्रद्धालु आते थे वो भी काफी खुश हो जाते थे, जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। तो फिर आखिरकार यहाँ पर क्या फैक्टर्स रहे होंगे, क्यों नाराजगी रही फिर? मैडम, भाजपा के लिए बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि 2014 से लगातार वो क्षेत्र आपके पास में है, डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, किसी के कहने सुनने की बात नहीं है। शहर का डेवलपमेंट हुआ है, लोग जाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिला, ये सारी बातें सत्य हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सीट हार जाना, सारी जीतों जितनी सीटें आपने जीती हैं उसके आगे एक सीट हार जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये सीट कहीं और की होती तो उतनी बात नहीं आती। जैसे आजमगढ़ में भी आप सीट हारे हैं, आजमगढ़ में भी निर्दलीय प्रत्याशी जीता है और आप ही की पार्टी के बागी एमएलसी का बेटा जीता है, तो वहां भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आजमगढ़ में इतना बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है जितना वाराणसी में खड़ा होता है। बाकी आप जीते हैं, वो जीत प्रत्यक्ष है, आप उसको सिरोधार करते हैं, जनता उसको सिरोधार करती है। लेकिन वाराणसी में बनारस को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ी हार है बीजेपी के लिए, और आखिरकार इसमें मंथन होगा तो क्या चीजें निकल आएंगी? मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी हार है, छोटी मोटी हार नहीं, बहुत बड़ी हार है। ठीक है, सारी जीत एक तरफ और एक सीट की हार एक तरफ, ये एक यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया है। लेकिन हम बनारस की हम चर्चा कर चुके हैं। आजमगढ़ की सीट का जो हम जिक्र कर रहे थे दिलीप जी, चूंकि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, कई ऐसी सीटें थी जहां पर कंपटीशन टफ दिख रहा था। आजमगढ़ से काफी उम्मीदें थी अखिलेश यादव को, लेकिन इतनी बुरी हार कि उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर और जमानत उसकी जब्त हो जाती है, 356 मात्र वोट मिलते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखिए, जो एमएलसी के चुनाव होते हैं
उनमें अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं जो वोट करते हैं, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। वन थर्ड सीट्स पर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हों, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो पंचायत समिति के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हों, 1/3 सीट्स पे ये वोट्स डालते हैं, 1/3 पे एमएलए वोट डालते हैं, 1/6 पर जो गवर्नमेंट है वो नॉमिनेशंस करती है, बाकी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स के होते हैं। तो जहां पर एमएलए जिस पार्टी के ज्यादा होंगे, या जो नीचे के सदन है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो चाहे वो पंचायत हो, वहां पर जिस पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा होंगे, एमएलसी उसी पार्टी का चुन के आएगा। ये बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, क्योंकि जहां पर जनता चुनाव करती है, जहां जनता वोट करती है, वहां पर तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि ये कारण रहा होगा, वो कारण रहा होगा, डेवलपमेंट रहा होगा, जातिवाद रहा होगा, क्षेत्रीय समीकरण रहा होगा। लेकिन जब एमएलसी के चुनाव आते हैं तो एमएलसी के चुनाव में सिर्फ एक ही गणित चलती है कि किसके कैंडिडेट ज्यादा पहले से बैठे हुए हैं। जिसके कैंडिडेट बैठे हैं वो जीतेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और आजमगढ़ में अभी विधानसभा की सीटें भी ये जीते हैं, इसके बावजूद एमएलसी की सीटें हार जाने का मतलब सीधा सा ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर हारने के बाद कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया है, वो मोटिवेशन नहीं रह गया है, क्योंकि ये पता है कि 5 साल से सत्ता थी नहीं और आने वाले 5 सालों में भी सत्ता रहेगी नहीं। और जो विधायक चुन के आए हैं वो हालांकि मजबूत हैं, 1/3 सीटें बड़ी हैं, वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, और समाजवादी पार्टी का ग्राफ एक बार फिर चढ़ के नीचे आ गया। अगर आप 17 में देखें, 17 में ये नीचे गए, 22 में सत्ता से दूर रहे, लेकिन मैं कहूंगा कि राजनीतिक ग्राफ बढ़ा। समाजवादी पार्टी के पास है, और ये अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को लगातार इसके जरिए मैसेज देने की भी कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ तस्वीरें एमएलसी चुनाव से पहले कैंपेनिंग के दौरान जिस तरीके की सामने आई थी दिलीप जी, क्या उसका भी असर पड़ता है? हमने देखा कि कई जगह नामांकन रद्द हो गया, कई जगह झड़प भी हुई बीजेपी के एमएलसी की और समाजवादी पार्टी एमएलसी के बीच में। उनका आरोप था कि नामांकन हमें भरने नहीं दिया गया, यहां तक कि जिसने नामांकन भरा था उसने अपना पर्चा वापस ले लिया और वो बीजेपी के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आए थे। क्या इन चीजों से भी मनोबल घटता है? देखिए, कहीं कहीं ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि नामांकन नहीं भरने दिया, या हमें अड़चने आ गई, या कैंडिडेचर बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया, इन हवाओं में कहीं कहीं सच्चाई होती है और कहीं कहीं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। कैंडिडेट जब ये जानता है कि वो नहीं जीतेगा तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। बाकी कुछ आउट ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती है जिनको इस टेलीविजन पर नहीं कहा जा सकता है, वो फैक्टर्स भी काम करते हैं। उन फैक्टर से भी कैंडिडेट्स को लाभान्वित करने की या लुभाने की कोशिश करी जाती है। और बाकी इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। चलिए हरीश जी से हम पूछ लेते हैं। हरीश जी, कई ऐसे फोटोज खिंचाते हुए जो एमएलसी के कभी प्रत्याशी हुआ करते थे, वो फिर बीजेपी में जाके फोटो खिंचाते हैं, अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह चुकी है, अखिलेश यादव खुल के कह चुके हैं कि ये सब कुछ मनमानी के नाम गया है चुनाव। मनु जी साफ आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हरीश जी, आवाज मिल रही है अब आपको? जी। कई ऐसी पिक्चर सामने आई थी जिसमें एमएलसी के जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और आपकी पार्टी के लोगों के साथ वो फोटो खिंचाते हुए नजर आए थे। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मनमानी वाला चुनाव है, गुंडागर्दी वाला चुनाव है। बीजेपी पर उनका आरोप है। देखिए, ये सब मैंने पहले ही आपको बता चुका कि 2016 में वो समाजवादी पार्टी 36 में से 34 सीटें जीती थी। तो क्या इसकी स्वीकार्यता अखिलेश यादव जी करेंगे कि उन्होंने गुंडागर्दी करके 34 सीटें जीती थी? ये एक थोथा, अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप है, क्योंकि जब लोग हारते हैं तो कुछ न कुछ उस सच को सामना करने के बजाय कभी ईवीएम को दोष ठहराएंगे, कभी स्थानीय प्रशासन को, कभी चुनाव आयोग को। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह की जो व्यक्ति की पार्टियां हैं, जो परिवारवाद की पार्टियां हैं, जो कुनबे की पार्टियां हैं, उनको पूरी तरह से खारिज करने का काम कर रहे हैं। और पिछला 3-4 चुनाव इस बात का गवाह है।
और इसका प्रमाण है। तो हर बात की वास्तविकता बात यह आपने है की थी। कि शिवपाल अब सिंह यादव लोगों का को मुझे एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट याद चाहिए। आ रहा है, 9 अप्रैल का स्टेटमेंट था। और दिलीप जी, आपसे मेरा इस पे मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिएगा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब मीडिया ने सवाल पूछा, वोट देने के लिए पहुंच रहे थे शिवपाल सिंह यादव 9 अप्रैल को, कि क्या लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, जीत हासिल होगी क्या एमएससी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए? तो उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो क्या उन्होंने स्थिति को भांप लिया था, या चूंकि जो आरोप लग रहे हैं कि उनका बीजेपी की तरफ झुकाव हो गया है, इसीलिए वो कुछ बोलने से बच रहे थे? देखिए मनु जी, हर नेता की पहली चॉइस होती है सत्ता। आज नेतागिरी समाज सेवा का माध्यम तो है नहीं कि कोई विपक्ष में रह के समाज सेवा करे, या विपक्ष में रह के जनता की आवाज को बुलंद करे, या समस्याओं को उजागर करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, सड़क पर लाठियां खाए। आज लाठियां कोई नहीं खाना चाहता है। हर आदमी सत्ता की मलाई खाना चाहता है, सत्ता में बैठ करके, इसी कमरे में बैठ करके रैलियां करना चाहता है, जनता की वाहवाही लूटना चाहता है, और जो सरकार के फंड होते हैं डेवलपमेंट को, उसको एंजॉय करना चाहता है। शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव से हाथ सिर्फ इसलिए मिला रहे थे क्योंकि उस समय एक ये हवा चली थी कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी जी। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां घटा करके अपने को नजदीक कर लिया। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अब 5 साल तक तो ऐसा कोई चांस है नहीं, और शिवपाल जी की जो पार्टी है वो अगले कई सालों तक सत्ता में आने के स्थिति में नहीं है। तो उनको ये लगा कि क्यों ना समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर आदमी चलती ट्रेन में सवार होना चाहता है, और जिस तरह की स्थिति है 2024 में केंद्र में भी समाजवादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, भाजपा की ही सरकार आनी है। तो राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है इनको, शिवपाल जी को। तो शिवपाल जी सत्ता से हाथ मिलाना चाहते हैं, और अखिलेश जी को सीख लेनी। सीधे सीधे ये राजनीति है। चलिए, शिवपाल सिंह यादव पे बहुत चर्चा हम आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आज एमएससी चुनाव है, उसके परिणामों के मायने हम नहीं, उसका फर्क पड़ा है मनु जी। हाँ। मनु जी, इस चर्चा का फर्क पड़ा है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में देखिए आजम खान की नाराजगी और शिवपाल यादव की नाराजगी, इन दोनों नाराजगियों का संज्ञान अखिलेश यादव जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के पास भी अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। शिवपाल यादव के पास तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिनकी नाराजगी ने इनको नुकसान किया है। और अभी कल 2-3 दिन से बहुत चर्चा में है जो आजम खान के मीडिया मैनेजर ने बयान दिया है पब्लिक में आकर के, उस बयान ने भी फर्क डाला है। तो देखिए 2 तरह के कैडर वोट्स होते हैं, एक पार्टी का कैडर वोट होता है और एक नेता का इंडिविजुअल कैडर वोट होता है। तो जब नेता किसी पार्टी से संबंध तोड़ता है तो उस नेता का जो इंडिविजुअल कैडर वोट होता है वो उसके साथ शिफ्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए 2024 की राह भी अब अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है। भले वोट प्रतिशत उनका बढ़ गया हो, लेकिन एक तरफ आजम खान है जिनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, शिवपाल सिंह यादव पहले ही उनके चाचा उनसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में अगर एमएलसी चुनाव का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, उच्च सदन में अब चूंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास हो गया है, और जो क्राइटेरिया चाहिए होता है यहाँ पर, दिलीप जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष का पद भी अब खतरे में आ गया है, नहीं मिल पाएगा क्या समाजवादी पार्टी को? ऐसा देख पा रहे हैं आप? हाँ, देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस अलग अलग होता है, और देखिए उच्च सदन और निच्च सदन जैसी कोई चीज नहीं होती है। टर्मिनोलॉजी कहां से पैदा हुई है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अच्छा। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में इस विधानसभा को गठन करने का और विधान परिषद को गठन करने का प्रावधान किया गया है, और वहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें से किसी को ऊपर नीचे नहीं कहा गया। ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये पता नहीं कहां से व्यवहारिक प्रक्रिया एक निकल के आ गई कि हम लोकसभा को भी राज्यसभा को भी उच्च सदन कहते हैं, और जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं हम उसको भी उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने लोकसभा देखी, राज्यसभा देखा, राज्यसभा में हाल ही में स्थिति मजबूत हो गई बीजेपी की, और लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत में थी बीजेपी। अब यहाँ यूपी में आ जाइए, दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास। जब इस तरह की स्थिति बनती है कि सत्ता पक्ष के पास ही पूर्ण बहुमत हो दोनों सदनों के बीच में, लोकतंत्र के लिहाज से आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी तो बेहद जरूरी हो जाता है दिलीप जी। नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति बिल्कुल सही नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही तब है जब 2 पक्ष हो, सत्ता हो और उतना ही मजबूत विपक्ष भी हो। हालांकि विपक्ष मजबूत है, विधान परिषद में मजबूत नहीं, लेकिन विधानसभा में 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पास। 403 में से 111 बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आप 1/4 हैं, 1/4 विधायक आपके पास है, तो आप सदन में अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और दोनों सदनों में
मेजॉरिटी होने का मतलब सीधा सा ये होता है कि सरकार जो फैसले लेना चाहती है, जैसे जब हम कानून बनाने की बात करते हैं, कोई कानून हमको लेकर के आना होता है, तो उस कानून को पास कराने के लिए दोनों सदनों में आपका मजबूती होना जरूरी है, क्योंकि पहले आप विधानसभा में उस कानून को पास कराएंगे, विधानसभा में आपकी मेजॉरिटी है, लेकिन अगर विधान परिषद में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो वो कानून वहां से रिजेक्ट हो सकता है। तो जब किसी कानून को या जो कोई सरकारी फैसले लेने की बात आती है, जो सरकारी फैसले सदन में बहस के माध्यम से लिखे जाते हैं, और नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें जनता तक पहुंचे, उसके लिए स्वस्थ बहस जरूरी हो जाती है, और इसी के लिए जरूरी हो जाता है कि विपक्ष भी मजबूत हो। हरीश श्रीवास्तव जी, आप खुश होंगे जो कि दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल गया है। क्या इसके पीछे आप ये वजह मानते हैं, चूंकि बीजेपी हमेशा इस बात को मानती है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, हम पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं। हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान बीडीसी सदस्यों से भी बातचीत कर रहे थे, ग्राम प्रधान से भी बातचीत कर रहे थे। क्या यही एक वजह? निश्चित रूप से मनु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू करता है, जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करता है, अंत्योदय को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करता है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन नीतियों पर चल के कार्य करता है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जिस तरह से 2022 में एक बड़ा विजय प्रदान की, उसी तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में जाहिर तौर पर आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए आत्मचिंतन का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।